हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। साइड में आपको एक ओरिजिनल पेपर की कटिंग दिखाई दे रही होगी। हमारा जो आज का मॉडल पेपर है वो हमारा इस ओरिजिनल पेपर पर आधारित रहेगा, यानी कि इस ओरिजिनल पेपर में जिस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं, हमने अपने मॉडल पेपर में उसी टॉपिक से दूसरा प्रश्न ऐड किया है। बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर बनाने का प्रयास किया है। सभी को कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। बिल्कुल कंप्लीट 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाना है, क्योंकि हमारा जो मॉडल पेपर है वो सिर्फ संडे को ही होता है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको यूजफुल लगेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है वो आपकी पूरे 50 रहने वाली है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक हैं। पंचमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, हुमायूं या फिर जहांगीर। बाय हुम वाज द पंचमहल बिल्ट? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है अकबर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश शामिल हैं? यहां पर अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है 193, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 193 देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? 1526, 1761, 1530 या फिर 1556? आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है 1556, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आपके सामने है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, देहरादून या फिर लखनऊ। बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को दिया है मुंबई, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन गलत मत करना कोई भी। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? और इसी के साथ आपको मूल शंकर भी पता होना चाहिए। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम है। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और देखिएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो दे चुका हूं, उसको जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपके सामने। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वर्णित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112 या फिर अनुच्छेद 102? ऑप्शन मैच करेंगे। ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 112 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से क्या अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्ड नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश? कामरूप, नेफा, यंगून या फिर कर्नल? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, नेफा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था।
इसी के साथ कामरूप भी आपको पता होना चाहिए। कामरूप क्या है? असम का पुराना नाम है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपके सामने, किस नदी को नेपाल में शालिग्रामी कहा जाता है? ऑप्शन है सोन नदी, गंडक नदी, बेतवा नदी या फिर जमुना नदी। तो देखिएगा, नेपाल में शालिग्रामी कहा जाता है गंडक नदी को। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जी सामने, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक? जल्दी से आंसर दीजिएगा, यहां पे होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो गलत करने का सवाल बनता ही नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन मैच कीजिएगा, क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है? लियोनेल मेसी आप सभी को पता होना चाहिए, ये कौन है? यह एक बेहतरीन फुटबॉलर है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका संबंध जो है यह अर्जेंटीना से है। ऑप्शन बी क्या सभी ने आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है जी सामने स्क्रीन पर, संविधान निर्माण के समय कुल कितने अनुच्छेद थे? हाउ मैनी आर्टिकल्स वर द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग? ऑप्शन आपका बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संविधान निर्माण के समय कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या टोटल कितनी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है सामने, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 13, 14, 15 या फिर 16? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आपके सामने है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज द रणथंभौर नेशनल पार्क लोकेटेड? क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर आपके सामान्य ज्ञान कंप्लीट होते हैं, सेक्शन ए, और देखिएगा सेक्शन बी है आपका 16 से 30 सामान्य विज्ञान। और जब आप लास्ट में मुझे स्कोर कमेंट करोगे तो स्कोर आपको ऐसे कमेंट करना है कि सेक्शन ए में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, सेक्शन बी में आपके कितने राइट हुए हैं, राइट, और ऐसे करके आपको लास्ट में टोटल बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन का चिन्ह क्या है? केल्विन का आपको साइन बताना है। तो क्या होता है? के होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, मानव रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो प्लाज्मा होता है रक्त में उसके अंदर 90 से 92% तक पानी होता है। ऑप्शन आपका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है जी सामने स्क्रीन पर आपके, हड्डियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या कहलाता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। What is the chemical substance present in bones and teeth called? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड? बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कैल्शियम फास्फेट होता है हड्डियों और दांतों में। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय में रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अम्ल अमाशय में रहता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? ऑप्शन जिन्होंने भी डी को आंसर दिया है HCl उनका करेक्ट आंसर होगा। अमाशय यानी कि पेट में हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। दो हड्डियां आपस में डैश के कारण जुड़ी रहती हैं। सिंपल सा प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी हाल ही में 28 मार्च वाले एग्जाम में। तो देखिएगा, हड्डियों से हड्डियों के जुड़ने की प्रक्रिया होती है लिगामेंट्स के द्वारा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? इसी के साथ आपको टेंडन पता होना चाहिए, मांस को हड्डियों से जोड़े रखता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 21 है सामने। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? सिंपल सा प्रश्न है, गलत मत करिएगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कोशिका। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलो क्वेश्चन नंबर 22 है सामने। किसके द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? और ध्यान रखिएगा, तड़ित चालक जो है यह तांबे के बनाए जाते हैं। यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। समुद्र में आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र से ऊपर रहता है? कि कोई समुद्र है, मान लो उसमें हमने कोई बर्फ डुबा दी, तो बर्फ का कितना हिस्सा जो समुद्र का पानी है उससे ऊपर रहेगा, है ना। यहां पे हमने बर्फ डुबाई तो बर्फ कुछ ऐसे डूबती है, कुछ हिस्सा ऊपर रहता है। तो वो हिस्सा जो है वो कुल बर्फ के हिस्से का 1/10वां भाग पानी से ऊपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। वायुमंडल ना होने से पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? क्या ये वाला प्रश्न किसी का भी गलत होगा? ऑप्शन यहां पे आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, काला रंग दिखाई देगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इंसुलिन क्या है? जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। इंसुलिन जो है यह एक प्रकार का हार्मोन होता है। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी को ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट करना है कि इन 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर दीजिएगा। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? सबसे आसान क्वेश्चन है। और देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, अंतरस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों में। ओके, और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मस्तिष्क में। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? विच कलर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग रेड एंड ग्रीन? पीकॉक नीला, पीला, हरा, बैंगनी? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से पीला रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 है जी सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं बोलूंगा आज का जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आपके मीडियम लेवल का है। आंसर जल्दी से दीजिएगा, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है ध्रुवीकरण है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? इन विच प्रोसेस इज इलेक्ट्रॉन गेन? अपघटन, अवकरण, ऑक्सीकरण या फिर संशोधन?
आंसर दीजिएगा जल्दी से। यहाँ पर अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है अवकरण, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अवकरण में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम गणित डिस्कस करने वाले हैं। सिनेबार डैश का अयस्क है। तो सिनेबार आप सभी को पता है किसका अयस्क है, यह पारे का अयस्क है। और यहाँ पे आपको पारे का साइन बताना है। पारे का साइन क्या होता है? तो ऑप्शन आपको मैच करना है। ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपके सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट होते हैं। अब हम सेक्शन सी डिस्कस करने वाले हैं, सामान्य गणित। सभी को बिल्कुल टेस्ट अपना कंप्लीट लगाना है, कोई भी बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। वीक में हमारा एक दिन टेस्ट होता है और आपका एग्जाम भी आने वाला है। टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने। 8, 6, 4, 12 तथा 16 का एलसीएम ज्ञात करो। इसका आपको एलसीएम निकालना है। जल्दी से बताइएगा क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, 8, 12, 4 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 48 होगा। ये आप खुद निकाल सकते हो ना, चाहे तो आप ऐसे टेबल बना के निकाल लो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें से कौन सी संख्या इन सभी से डिविजिबल हो रही है वो आपको देखनी है। यहाँ पर 48 ही ऐसी संख्या है जो सभी से भाग हो जाएगी। बाकी अगर आप 12 को देखोगे तो 12 16 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 24 की बात करूं तो 24 भी 16 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर अगर मैं 64 की बात करता हूं तो ये 12 से डिविजिबल नहीं है। राइट, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको वृत्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और देखिएगा, मेरे से पहले आपको आंसर देने का प्रयास करना है। चाहे तो चलती चलती वीडियो में आंसर दो या फिर सेशन को पॉज करके आंसर दो, अगर आपको थोड़ा समय फालतू चाहिए तो, है ना। बट आंसर मेरे से पहले देना है और आंसर मैच करते जाना है कितने राइट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो वृत्त की परिधि होती है इसका पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है आपका 2πr। गॉट इट। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है, और इंटू आर हमको दे रखा है 21। गॉट इट। अब इसको कैंसल आउट कर देंगे यहाँ से, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब 22 दूनी कितने होते हैं? 44, और 44 को फिर आपको 3 से गुणा करना है। 44 इंटू 3 आपको करना है, तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है क्या ये? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है स्क्रीन पर। सभी को आंसर करना है। किसी संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 27 आता है तो वह संख्या क्या होगी? ये वाला प्रश्न आपके आर्मी में पूछा गया था, बस मैंने क्या किया है, थोड़ी सी रकम को चेंज की है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा, माना मैंने वो संख्या क्या है, x है ना। अगर मैं वो संख्या x मान लूँ तो बोला है कि किसी संख्या में वही संख्या, यानी कि वही संख्या x, और फिर हमको 5 जोड़ना है, तो हमारा उत्तर कितना आता है? 27 आता है। यही आपसे बोला है। अब देखो यहाँ पे ये जो 5 है इधर जाके 27 में जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बनेगा? 2x इज इक्वल टू 22। ओके, तो यहाँ से 2 से ये x भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 11 आएगी। 2 से ये 22 कैंसिल होगा तो x का मान 11 आएगा। ऑप्शन जो आपका डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए, आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी वस्तु को 7800 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस इंटू 100। और यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है ना,
तो यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट, ये होता है आपके कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है ये आपको कितना दे रखा है, 7800 रुपये दे रखा है, इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे, और यहाँ पे आपको 100 माइनस लॉस परसेंट लेना है, तो यहाँ पे आपका 75 हो जाएगा। क्या इतना सभी का क्लियर हुआ? अब देखिएगा पहले 75 से कैंसिल करते हैं, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, और फिर 3 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 छिके 18, यहाँ पे आपका आ गया 2600। अब 2600 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो की 2 जीरो हमने एज इट इज उतार दी, है ना। अब देखो 4 छिके 24 का 4, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10,400 रुपये जो है वो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा पसंद आ रहा होगा आपको आज का सेशन। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। आंसर दीजिएगा। कोई व्यक्ति 36 सेकंड में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी दूरी तय करेगा? तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, कितनी दूरी तय करेगा। अब सबसे पहले आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखो यहाँ पे स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपको सेकंड में दे रखा है और जो दूरी है वो आपको मीटर में दे रखी है। तो इस 16 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आपको टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 36 सेकंड दे रखा है। अब इसको कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिएगा 18 एकम 18 और यहाँ पे 18 दूनी 36, 16 पंजे 80 होता है, और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 160 मीटर जो है वो आपकी टोटल डिस्टेंस आएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 330 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, आपको क्या सबसे पहले पता होना चाहिए कि 330 के आसपास कौन सा एक वर्ग बनता है। तो मैं बोलूँगा कि 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, और ये 330 के बिल्कुल नज़दीक भी है ना। तो यानी कि अगर मैं 330 में से 6 को घटा दूं तो यहाँ पे 324 बनेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा कि 330 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। किसी आयत की लंबाई 150 मीटर तथा क्षेत्रफल 11,250 वर्ग मीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा आयत का जो क्षेत्रफल होता है, पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो आयत का परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, है ना। थोड़ा इधर करते हैं, यहाँ पे कट रहा होगा। जो आयत का परिमाप होता है, जो पेरीमीटर होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई। अब हमको परिमाप निकालना है तो हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होनी चाहिए। लंबाई हमको दे रखी है और क्षेत्रफल दिया है, तो हम पहले चौड़ाई को निकाल लेते हैं। तो देखिएगा जो आयत का क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 11,250 वर्ग मीटर। लंबाई हमको 150 दी है और चौड़ाई हमको निकालनी है। लंबाई गुणा चौड़ाई और ये क्षेत्रफल। गॉट इट। अब इसको कैंसल आउट करेंगे फटाफट से। तो देखिएगा 0 से आपकी ये 0 कैंसिल कर दी मैंने, और मैं फिर इसको 15 से कैंसिल करता हूं। ओके, 15 सते 105 हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कितना बचा है, 105 हो गया। तो यहाँ पे फिर आपका 7 बचेगा, है ना, और यहाँ पे होगा 15 × 5 = 75। तो यहाँ से आपकी जो चौड़ाई आएगी वो कितनी आएगी, 75 आएगी। क्या इतना सभी को समझ में आया है? अब यहाँ से आपको लंबाई पता लग गई और चौड़ाई पता लग गई। अब हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो देखिएगा परिमाप का सूत्र क्या है, 2 × लंबाई है 150, चौड़ाई है हमारी 75,
बस इसको आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं, यहाँ पे आएगा आपका 5, 7 और 5 12 का 2, यहाँ पे आपका 225 आएगा। ओके, और 225 को हमको 2 से गुणा करना है, आपका राइट आंसर आपके सामने होगा। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 450 मीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा ये वाला सवाल भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। और देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए हम जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको इंग्लिश में सोल्व कर लेंगे, हम इस प्रश्न को हिंदी मीडियम में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि यदि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 16 दिन में तथा सी और ए किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ पर आपको बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। और आगे आपको बोला है बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो सी और ए मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब सबसे पहले हमको काम पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है। तो यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो हमारा टोटल वर्क होता है। अब इनका यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा भाई, 48 एलसीएम आएगा, है ना। अब ये 48 एलसीएम आ गया। देखिएगा इसको अगर मैं आगे सोल्व करूं फर्दर तो ये हो रहा है 12 चौके 48, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, है ना। ये आपका है 12 चौके 48, यहाँ पे आपका 16 तिया 48 और ये आपका 24 दूनी 48। अब ये क्या है, 4 क्या है, ए और बी की कार्य करने की क्षमता है एक दिन की, ये बी और सी के कार्य करने की क्षमता है, और ये सी और ए के कार्य करने की क्षमता है ना। अब सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिएगा पहले हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 2 मैंने कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी, और एफिशिएंसी को जोड़ूंगा तो 4 3 7 और 2 9। तो ये 2 यहाँ ना रहकर यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी की जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है, 9/2 है, यानी कि 4.5 है। समझ गए। हमको बोला है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले आपको ये वाला स्टेप ज़रूर ध्यान रखना है, ये वाला स्टेप आपको पहले निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तीनों की जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है, 9/2 है। इसमें से अगर मैं ए और बी के जो कार्य करने की क्षमता है वो घटा दूं तो सिर्फ और सिर्फ सी के कार्य करने की क्षमता बचेगी। समझ पा रहे हो ना इतना। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि जो ए और बी के कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है भाई। तो ए और बी के जो कार्य करने की क्षमता है वो मैं बोल रहा हूं कि 4 है ना। तो अगर मैं इसमें से 4 घटा दूं तो यहाँ पे 4 दूनी 8। तो यहाँ पे जो सी के कार्य करने की क्षमता है वो कितनी बचेगी, 1/2 बचेगी। क्या ये सभी को समझ में आया है इतना। अब देखो टोटल काम कितना है, 48 है। सी के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1/2 है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 1/2 से, 48 को अगर मैं यहाँ पर करते हैं, 48 को अगर मैं 1/2 से डिवाइड करूंगा तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, सी उसको 96 दिन में करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 39। क्वेश्चन नंबर 39 को जल्दी से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि किसी कार्यालय में रमेश का मासिक वेतन खर्च का 3 गुना है। यदि रमेश की बचत 4,000 रुपये है तो रमेश का वेतन ज्ञात करें। तो देखिएगा यहां पर मैंने क्या लिखा है, यहां पर आई से हो गया आपका इनकम, ई से आपका एक्सपेंडिचर और एस से आपका सेविंग, राइट। अब देखो रमेश की जो मासिक वेतन है वो खर्च का 3 गुना है। अगर मैं एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च 1 मानूं तो रमेश की जो इनकम है वो 3 हो गई। अगर मैं इनकम में से अगर खर्च को निकाल दूं तो वो कितने यूनिट बचा रहा है, वो 2 यूनिट सेविंग कर रहा है। इतना सभी को समझ में आया है ना। ये इनकम है, ये खर्च है। अगर इनकम में से मैं खर्च को घटाऊंगा तो 2 ही तो बचाएगा वो,
ओके, 3 में से उसने 1 रुपये खर्च कर दिए तो टोटल उसके पास 2 रुपये बचे, ऐसे समझ लो। अब देखो यहां पर बोल रहा है कि रमेश की जो मासिक बचत है वो 4,000 रुपये है और यहां पर हमारी सेविंग का रेशो कितना है, 2 है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो 2 रेशो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमको 4,000 रुपये दे रखी है। तो यहां से 1 रेशो का मान कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। सिंपल। रमेश का वेतन हमको बताना है तो इनकम का रेशो कितना है, 3 है। यदि 1 रेशो की वैल्यू 2,000 है तो 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपये हो जाएगी, है ना। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। सिंपल सा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेमी है तो घन की भुजा ज्ञात करो। डायरेक्ट कीजिएगा। घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है, जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है 1014। तो 6 से भाग करेंगे तो 6 एकम 6, यहाँ पे बच गया 4 और 1, ओके। और यहाँ पे बनेगा आपका 6 6 36 और यहाँ पे 6 9 54, राइट। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, 169। तो यहाँ से आपकी जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 13 आएगी। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। सिंपल सा प्रश्न आपको बोल रहा है कि अमन की आयु रमन की 4 गुना है तथा रमन की आयु मोहन की 2 गुना है। अगर रमन की वर्तमान आयु 6 वर्ष है तो अमन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, ए से अमन लिख दिया, आर से रमन लिख दिया और एम से मैंने मोहन लिख दिया, राइट। यहां पे बोल रहा है कि अमन की आयु रमन की 4 गुना है तथा रमन की आयु मोहन की 2 गुना है। तो पीछे से शुरू करना है आपको। माना मैंने मोहन की जो आयु है उसका रेशो 1 है, ओके। बोल रहा है कि रमन की आयु मोहन की 2 गुना है तो रमन की आयु कितनी, 2 गुना हो जाएगी, तो रमन का रेशो 2 हो जाएगा। और अमन की आयु रमन की 4 गुना है तो यहाँ पे अमन का रेशो कितना हो जाएगा, 2 का 4 गुना 8 हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा इतना सभी को समझ में आया होगा स्टेप ये वाला। अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अगर रमन की वर्तमान आयु 6 वर्ष है, रमन का तो ये है ना, और रमन की जो रेशो है वो कितनी है, 2 है, और जो आयु दे रखी है वो आपको 6 दे रखी है, 6 वर्ष। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से आपकी 3 वर्ष हो जाएगी। समझ पा रहे हो, एक रेशो की वैल्यू 3 वर्ष। अमन की वर्तमान आयु निकालनी है, अमन की आयु का रेशो 8 है, तो यदि एक रेशो की वैल्यू 3 है तो 8 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 तिया 24, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शन आपका सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, आपके सामने है, स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। एक 500 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करो। तो देखिएगा ट्रेन वाला टॉपिक मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। मैंने आपको बताया था जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफार्म की लंबाई हमेशा जुड़ती है। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा टाइम वाला। कौन सा लगाऊंगा, टाइम वाला। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, राइट। देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर हो गया, और किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है तो प्लेटफार्म की लंबाई मैंने x मान ली, ओके। अब यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि सारा जो सिस्टम है हमारा वो मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और समय कितना आ रहा है आपका, 45 सेकंड आ रहा है। इतना सभी का क्लियर होगा ना। अब यहां पर देखो कैंसल आउट करेंगे, 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है।
और ये 20 इधर जाके 45 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर आपका कितना बनेगा, 500 प्लस एक्स इज इक्वल टू 900, यही बनेगा। तो यहां पे 500 इधर जाके जब 900 में माइनस होगा तो यहां पे आपका x का मान कितना बचेगा, फिर 400 बचेगा। और ये 400 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि 6,000 रुपये का 12.5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो आंसर दीजिएगा जल्दी से। यहाँ पे आपका क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है? देखो, साधारण ब्याज तो निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100, ये इज इक्वल टू है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे मूलधन कितना दे रखा है आपको, 6,000 रुपये दे रखा है। जो दर है वो कितनी है, 12.5% है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 25/2 बन जाएगा। गॉट इट। समय दे रखा है आपको 3 वर्ष का, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नीचे 100 से करेंगे। अब देखो, ये 2 जीरो से आपकी यहाँ की 2 जीरो कैंसल, कलर चेंज करता हूँ इसका। ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल, 2 से कैंसिल करूंगा तो ये आपका 30 टाइम में जाएगा। अब देखो 25 तिया कितने होते हैं, 75 होते हैं, और 75 को फिर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 75 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 रहेगा। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22, 2250 रुपये आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने स्क्रीन पर। सिंपल सा प्रश्न है, आंसर सभी को देना है कि 450 के 1/5 का कितना 30 होगा। सिंपल है, संख्या क्या है, 450 है। 450 का 1/5 का कितना, जिसको मैंने x मान लिया, 30 होगा। यही आपसे पूछा है। आप कैंसल आउट कर दो, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे सारा ही कैंसिल हो गया। 450 के 1/5 का x कितना है, यहाँ पे 30 हो रहा है। कैंसल आउट करेंगे इसको फटाफट से, तो देखिएगा 5 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 × 45 90। तो यहाँ पे आपका 90x इज इक्वल टू 30 बनेगा। तो ये जो 90 है ये इधर जाके 30 में जब डिवाइड होगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 30/90। और हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है और आपका मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, जो कि आपको बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि x² - y² इज इक्वल टू 16 है। यदि x + y 8 हो तो x - y की वैल्यू आपको बतानी है। यहां पर तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो। x² - y² का फॉर्मूला क्या होता है, x + y इंटू x - y, यही होगा ना। x² - y² की वैल्यू 16 दे रखी है, x + y आपको 8 दे रखा है, एक गुणा आपको x - y निकालना है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ से x - y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? तो यहाँ पे आपका मैथ का सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। यहाँ पर आपके लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पर कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। 46 क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे 3 3 का आंसर दे रखा है, 2 और 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 और 3 17 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 47 है स्क्रीन पर, विषम पद ज्ञात करें। जल्दी से आंसर दीजिएगा, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा, मैं फटाफट से आंसर दे रहा हूं। देखो 9 और 7 16, 8 और 7 15, 6 और 6 12। तो यहाँ पे 9 और 7 कितना होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था। आपका ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा ब्लड रिलेशन से। और ये ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपको नहीं आता
तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है ब्लड रिलेशन और फिर हमारे चैनल का नाम लिख देना है शुभम ई क्लासेस, आपके सामने आ जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आज की जो हमारा मॉडल पेपर है जिसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं कि रमेश ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह लड़की मेरे पिताजी के भाई के लड़के की लड़की है। रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करना चाहूँगा 2 मिनट के अंदर। तो बेसिक में ऐसा है कि जब भी कोई लड़का होगा उसके ऊपर मैं प्लस का साइन लगाऊंगा और जब भी कोई लड़की होगी यानी कि फीमेल होगी उसके ऊपर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। जो भाई और भाई या फिर भाई बहन होंगे उनको मैं सीधी लाइन में ऐसे व्यक्त करूंगा। जो पति और पत्नी होंगे उनको मैं एक दूसरे के बराबर रखूंगा और जो फादर मदर और डॉटर और सन होंगे उनको मैं ऊपर और नीचे रखूंगा। यानी कि माता और पिता ऊपर होंगे, लड़का और लड़की नीचे होंगे। राइट। अब देखो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन देखिएगा कि रमेश ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह लड़की मेरे पिताजी, यानी कि ये रमेश है, ओके, रमेश के पिताजी जो कि ऊपर रहेंगे, के भाई, भाई को सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे, भाई का जो लड़का है वो नीचे आएगा और उस लड़के की लड़की है। तो रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है? तो रमेश उस लड़की का क्या लगेगा? एक तरह से उसके पिताजी का भाई लगेगा रमेश। तो रमेश उस लड़की का चाचा लगेगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने स्क्रीन पर। यहां पर देखिएगा कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखो ए के बाद क्या किया इसने, बी सी डी को छोड़कर ई को पुट किया है। ई के बाद क्या है, एफ जी एच को छोड़कर आई पुट किया है। आई के बाद क्या है, जे के एल को छोड़कर एम पुट किया है। यानी कि 3 अल्फ़ाबेट छोड़कर अगला चौथा अल्फ़ाबेट हम आगे लिख रहे हैं, है ना। ऐसे ही क्यू के बाद क्या होगा, आर एस टी को छोड़ के हमको यू पुट करना है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने डायरेक्शन से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये पूरब होता है, ये पश्चिम है, ऊपर आपका उत्तर है और नीचे आपका क्या रहेगा, दक्षिण रहेगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि कुछ दूर पूरब दिशा की ओर चलने के बाद, माना यहाँ है और अमित यहाँ से कुछ दूर पूरब दिशा की ओर चलने के बाद अपने दाएं ओर मुड़ता है। अब ये दायां क्या होता है, उसका राइट हैंड है। यानी कि इस समय अमित का जो मुख है वो इस तरफ है और वो अपने दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। दाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है। तत्पश्चात वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ता है और कुछ दूर चलता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, आपको पता होगी। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, पूरब है। तो वह पूरब की ओर जा रहा है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ईस्ट। तो दोस्तों ये था आपके पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर। बताइएगा इन 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है। मैंने आपको 40 प्लस का टारगेट दिया है, क्या वो अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है? राइट। अगर आपने अभी तक हमारे मॉडल सेट पेपर नहीं लिए हैं जिसके अंदर 20 मॉडल पेपर, 5 ओरिजिनल पेपर, साथ में 1500 प्रश्न मिलेंगे तो ज़रूर लीजिएगा। सामने आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इन्हीं नंबर पे आपको 99 रुपीज़ फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे से पेमेंट करना है और फिर उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। आपको 10 या 15 मिनट के अंदर व्हाट्सअप पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अपना स्कोर सभी को कमेंट करना है और ये भी बताना है कि हमारा सेशन आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।